बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADP पार्ट 2 यानी कि 4th ईयर का मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने मैथमेटिकल मेथड्स की जो बुक है उसका चैप्टर 2 जो कि ग्रुप्स के बारे में है वो स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.2 से पहले कुछ थ्योरम सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम जो नेक्स्ट थ्योरम सॉल्व करेंगे वो है थ्योरम 2.17। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द यूनियन H यूनियन K ऑफ टू सब ग्रुप्स H एंड K ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G। कि अगर एक G ग्रुप है, H और K ये दोनों इसके सब ग्रुप्स हैं, तो फिर H यूनियन K ये जो यूनियन है इन दो सब ग्रुप्स का ये भी सब ग्रुप होगा G का इफ एंड ओनली इफ। कब? एदर H इज अ सबसेट ऑफ K और K इज अ सबसेट ऑफ H। दो सब ग्रुप्स का यूनियन तब सब ग्रुप होगा जब या तो पहला सब ग्रुप दूसरे का सबसेट हो या दूसरा जो सेट है वो पहले का सबसेट हो। ये दोनों कंडीशन में से एक अगर होल्ड करेगी फिर दो सब ग्रुप्स का जो यूनियन है वो भी सब ग्रुप होगा। अब ये दरमियान में इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो हमने दोनों तरह से प्रूव करना है। पहले हमने ये सपोज करना है कि H और K दो सब ग्रुप्स हैं और इन दोनों का यूनियन सब ग्रुप है और इस इक्वेशन को प्रूव करना है। मतलब या तो H सबसेट है K का या K सबसेट है H का। और फिर दूसरे हिस्से में इस स्टेटमेंट को सपोज करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि H यूनियन K जो कि दो सब ग्रुप्स हैं इनका यूनियन भी सब ग्रुप है। तो यहाँ पे हम इस तरह से अपनी बात स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप G। ये मैंने सपोज कर लिया और साथ हम ये कहेंगे आल्सो इधर H इज अ सबसेट ऑफ K और K इज अ सबसेट ऑफ H। ये मैंने सपोज कर लिया और अब मैं ये प्रूव करूंगा कि H और K इन दोनों सब ग्रुप्स का जो यूनियन है ना वो भी G का सब ग्रुप होगा। मतलब ये बात अब मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा। अब चूंकि हमने यहाँ पे कहा है कि या तो H K का सबसेट है या K H का सबसेट है, तो इसका मतलब ये है कि H यूनियन K या तो H के इक्वल होगा या ये K के इक्वल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि या तो H K का सबसेट है या K H का सबसेट है। तो इन दोनों सूरतों के मुताबिक या तो इन दोनों सेट्स का यूनियन H के इक्वल होगा या इन दोनों सेट्स का यूनियन जो है वो K के इक्वल होगा। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास H एक सेट है यहाँ पे 1 2 3 और K सेट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 और 4 और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये है कि H सबसेट है K का। अब अगर इन दोनों का मैं यूनियन ले लूँ H यूनियन K इज इक्वल टू, यूनियन में क्या होता है दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखना होता है, तो 1 2 3 4 यही आएगा ना दोनों का यूनियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H यूनियन K ये जो हमारे पास सेट आया है दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू K। तो यही बात मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर H सबसेट है K का, ये जो मैंने कंडीशन ली यहाँ पे, तो फिर इन दोनों का यूनियन किसके इक्वल आता है K के, ये वाली कंडीशन। और अगर हम K को सबसेट ले लेंगे H का तो फिर ये कंडीशन होल्ड करेगी। ये बात समझ आ गई? अब चूंकि सिंस H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ G, ये दोनों G के सब ग्रुप्स हैं और इन दोनों का यूनियन या तो H के इक्वल आएगा या K के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब क्या है? सो H यूनियन K इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G। देखिए मैं बात को यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। हमने ये प्रूव करना था कि H यूनियन K जो है ये भी G का सब ग्रुप है। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि H और K का यूनियन या तो H के इक्वल है और या K के इक्वल है। ये हमने यहाँ पे बात देख ली। और उसके बाद जो H और K हैं वो तो G के ऑलरेडी हमने सब ग्रुप्स लिए हुए हैं। तो अगर इन दोनों का यूनियन
इन्हीं दोनों में से किसी एक के इक्वल होगा तो इट मीन्स ये यूनियन भी जी का सब ग्रुप हो जाएगा। ये पहला हिस्सा इसका प्रूव हो गया। अब हम ये बात सपोज कर लेंगे जो हमने प्रूव किया है कि एच यूनियन के जी का सब ग्रुप है, ये सपोज करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि या तो एच के का सबसेट होगा या के एच का सबसेट होगा। तो यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ कन्वर्सली सपोज एच यूनियन के इज अ subgroup of G and we prove that either H is a subset of K or K is a subset of H। लेकिन अब हम इसको प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड को यूज़ करते हुए। कंट्राडिक्शन मेथड क्या है कि जो स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है ना, हम उससे ऑपोजिट लेके चलेंगे। हमने ये प्रूव करना है कि एच के का सबसेट है या के एच का सबसेट है। हम यहाँ पे ये सपोज करेंगे, सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट एच इज नॉट अ सबसेट ऑफ के एंड also K is not subset of H। इसको कंट्राडिक्शन मेथड कहते हैं कि जो स्टेटमेंट गिवन है उससे कंट्रेरी हम सपोज करेंगे और आगे जाके कहीं कंट्राडिक्शन आ जाएगी, मतलब ऐसी चीज़ हमारे सामने आएगी जो पॉसिबल नहीं होगी। तो फिर हम उसके मुताबिक ये कहेंगे कि जो वो स्टेटमेंट कर रहा था वो करेक्ट है, जो हमने सपोजिशन यहाँ पे की थी वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कहते हैं जी H ना K का सबसेट है और ना K H का सबसेट है। अब हम यहाँ पे एच से एक एलिमेंट उठाते हैं। लेट्स सपोज मैं एक एलिमेंट उठा रहा हूँ एच से। अगर ये एलिमेंट मैंने एच से उठाया है तो फिर ये के से तो बिलोंग नहीं ना करेगा। और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमने ये कहा है कि ना तो एच के का सबसेट है ना के एच का सबसेट है। इस वजह से जो एलिमेंट हम एच से उठाएंगे ना वो के से बिलोंग नहीं करेगा। और सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट मैं के से उठाता हूँ, अगर वो के से बिलोंग कर रहा है तो फिर वो एच से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर हमने दोनों कंडीशंस को निगेट किया है ना। हमने ये कहा है कि ना तो एच के का सबसेट है ना के एच का सबसेट है। इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट एच से हम उठाएंगे वो के से बिलोंग नहीं करेगा और जो एलिमेंट के से उठाएंगे वो एच से बिलोंग नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखें कि अगर ए बिलोंग कर रहा है एच से और बी बिलोंग कर रहा है के से, तो ये दोनों एलिमेंट्स इन दोनों के यूनियन में होंगे ना। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एक एलिमेंट एच में पड़ा हुआ है एक एलिमेंट के में पड़ा हुआ है तो इन दोनों का जब यूनियन ले लेंगे एच और के का तो उनमें ए और बी दोनों एलिमेंट्स होंगे। अब चूंकि ए और बी एच यूनियन के में मौजूद है तो फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए बी ये भी तो इसमें होगा ना। और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे सपोज कर चुके हैं कि एच यूनियन के एक सब ग्रुप है और अगर ये सब ग्रुप है तो पहले ग्रुप होगा और इसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। यहाँ पे हम साथ रीज़न बताएंगे कि एच यूनियन के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी और इसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से जो ए और बी का प्रोडक्ट है ये भी एच यूनियन के से बिलोंग कर गया। अब इसके बाद अगर ये ए बी जो एलिमेंट है ए और बी का प्रोडक्ट ये अगर एच यूनियन के में पड़ा हुआ है तो फिर या तो ये बिलोंग करेगा एच से और या ये बिलोंग करेगा के से। क्या ख्याल है? अगर कोई एलिमेंट दो सेट्स के यूनियन में पड़ा हुआ है तो या तो वो पहले सेट से बिलोंग करेगा या दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, ऐसे ही है ना। अब अगर मैं इस केस को उठाता हूं, पहला केस, इसको मैं नाम देता हूं केस 1 का। केस 1 में मैं ये ले रहा हूं दिस इज ए बी बिलोंग्स टू एच। इसको अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैं एलिमेंट लेता हूँ बी और बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए इनवर्स ए बी। क्या ख्याल है? ए इनवर्स और ए ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा ना, तो बी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप देखें ये जो ए इनवर्स है
ये तो बिलोंग कर रहा है एच से, देखो ना ए बी का प्रोडक्ट अगर एच से है तो फिर ए का इन्वर्स भी इसमें होगा। ए इन्वर्स एच से बिलोंग कर रहा है और ए बी बिलोंग कर रहा है एच से। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एच जो है इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच चूंकि जी का सब ग्रुप है तो फिर उसमें इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ये बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों एलिमेंट चूंकि एच से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी एच से बिलोंग कर जाएगा। क्या ख्याल है? क्यों? क्योंकि एच सब ग्रुप है ना, उसमें कोई प्रॉपर्टी होल्ड करती है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है। अब बी किससे बिलोंग कर गया है? एच से, जबकि हमने तो यहां पे कहा था कि बी जो है वो ए से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है ये कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन आने का मतलब ये है कि ये जो पॉसिबिलिटी हमने ली है ना, ए बी बिलोंग्स टू एच, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने तो यहाँ पे ये कहा है कि बी अगर के से बिलोंग कर रहा है तो फिर ये एच से बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन इस सिचुएशन में बी किससे बिलोंग कर गया है? एच से, इसलिए ये वाला केस तो मुमकिन नहीं है। अब हम इस केस को देख लेते हैं। दिस इज केस 2 और ये है ए बी बिलोंग्स टू के। अब यहाँ पे मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ ए और इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी इंटू बी इनवर्स। क्या है जी? इस तरह लिख सकते हैं ना, क्योंकि बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी होगा, सेम वैसे जैसे हमने यहाँ पे काम किया। अब आपने यहाँ पे गौर करना है, ये ए बी किससे बिलोंग कर रहा है? के से। ए बी बिलोंग्स टू के, तो फिर बी इनवर्स भी इससे बिलोंग करेगा ना। बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू के। वही कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे के भी तो सब ग्रुप है ना। एच और के हमने दो सब ग्रुप्स लिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है के से और बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है के से, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो के से बिलोंग करेगा ना। इसकी रीज़न हम यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज के इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब देखिए ए किससे बिलोंग कर गया है? के से, जबकि हमने तो यहाँ पे कहा था कि ए जो है वो के से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है इस केस में भी हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये जो दो बातें लेके चले थे कि ना तो एच के का सबसेट है ना के एच का सबसेट है, इसके रिजल्ट में हमारे पास जो दो केस बने थे उन दोनों को हमने वन बाय वन डिस्कस किया। दोनों सूरतों में हमारे पास कंट्राडिक्शन आ रही थी। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सपोजिशन है वो रॉन्ग है। जो उसने स्टेटमेंट में हमें कहा है कि एच इज अ सबसेट ऑफ के और के इज अ सबसेट ऑफ एच, ये करेक्ट है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे सो आर सपोजिशन is wrong and it is proved that either H is a subset of K or K is a subset of H। तो स्टेटमेंट मैं रिपीट करने लगा हूँ शुरू से। थ्योरम की स्टेटमेंट एक्चुअली हमें ये कह रही थी कि द यूनियन H यूनियन K ऑफ टू सब ग्रुप्स H and K of a group G is a subgroup of G if and only if either H is a subset of K or K is a subset of H। कि अगर G एक ग्रुप है, H और K ये दोनों इसके सब ग्रुप्स हैं, तो फिर इन दोनों सब ग्रुप्स का यूनियन भी G का सब ग्रुप होगा। इफ एंड ओनली इफ, कब? अगर या तो एच के का सबसेट हो या के एच का सबसेट हो। अब चूंकि दरमियान में इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी तो हमने दोनों तरह से प्रूव करना है। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को सपोज करके दूसरी को प्रूव करना है, फिर दूसरी को सपोज करके पहली को प्रूव करना है। ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये कह दिया, सपोज किया कि एच और के दो सब ग्रुप्स हैं जी के, और मैंने ये सपोज कर लिया कि या तो एच के का सबसेट है या के एच का सबसेट है, और मैंने प्रूव ये करना है कि एच और के का यूनियन भी जी का सब ग्रुप है। तो यहाँ पे देखें, अगर एच सबसेट है के का या के सबसेट है एच का, तो फिर इन दोनों का यूनियन या तो एच के इक्वल होगा या के इक्वल होगा। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके भी बता दिया था कि ये वाकई ऐसा होगा। अब
अगर तो इन दोनों का यूनियन या एच के इक्वल है या के इक्वल है, और एच और के तो हमने ऑलरेडी सब ग्रुप्स लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एच और के का यूनियन जो है ये खुद भी सब ग्रुप होगा जी का। यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। दूसरे हिस्से में मैंने कहा है कन्वर्सली, अब हम इस स्टेटमेंट को सपोज कर लेंगे, सपोज H union K is a subgroup of G and we prove that either H is a subset of K or K is a subset of H। पहले जो स्टेटमेंट हमने सपोज की है ना, अब वो प्रूव करनी है, और जो प्रूव किया है उसको मैंने सपोज कर लिया है कि H यूनियन K ये भी G का सब ग्रुप है। तो यहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन मेथड। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सपोज ऑन कंट्रेरी दैट H इज नॉट अ सबसेट ऑफ K एंड K इज नॉट अ सबसेट ऑफ H। मैंने इससे उलट सपोज कर लिया है कि ना H सबसेट है K का, ना K सबसेट है H का। तो इन दोनों कंडीशंस के मुताबिक अगर कोई एलिमेंट हम H से उठाएंगे तो वो K से नहीं बिलोंग करेगा, और अगर कोई एलिमेंट K से उठाएंगे तो वो H से बिलोंग नहीं करेगा। अब A और B, यहाँ पे A बिलोंग कर रहा है H से और B बिलोंग कर रहा है K से, तो फिर ये दोनों एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स के यूनियन में मौजूद होंगे। अब अगर ये दोनों एलिमेंट्स इस यूनियन में पड़े हुए हैं तो इनका प्रोडक्ट भी इसमें पड़ा होगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि H यूनियन K को यहाँ पे हमने सपोज किया हुआ है सब ग्रुप, तो सब ग्रुप से पहले वो ग्रुप होगा और ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से जो A और B का प्रोडक्ट है ये भी H यूनियन K से बिलोंग कर गया। अब अगर कोई एलिमेंट दो सेट्स के यूनियन में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि या तो वो पहले सेट से बिलोंग कर रहा है या दूसरे सेट से। सिंपल। अब मैंने पहले इस केस को उठाया है ए बी बिलोंग्स टू एच। अगर ए बी बिलोंग्स टू एच है तो यहां से मैंने बी को इस फॉर्म में लिखा है। बी एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ए इनवर्स इंटू ए बी। अब यहां पे देखें ए बी बिलोंग कर रहा है एच से, ये मैंने रीजन लिखी, और ए इनवर्स भी इसमें पड़ा होगा क्योंकि अगर ए बी का प्रोडक्ट एच में पड़ा हुआ है तो ज़ाहिर ए भी उसमें होगा, और अगर ए उसमें है तो फिर ए का इनवर्स भी होगा। और इस बात की रीज़न क्या है? क्योंकि एच सब ग्रुप है जी का, और सब ग्रुप से पहले वो ग्रुप होगा तो उसमें इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी और क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। और अगर उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ए इनवर्स का और ए बी का ये भी एच से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि बी किससे बिलोंग कर गया? एच से। तो जबकि हमने तो यहाँ पे कहा था कि बी जो है वो एच से बिलोंग नहीं करेगा, कंट्राडिक्शन आ गई। उसके बाद जो दूसरा केस है यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू के, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एलिमेंट ए, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी इंटू बी इनवर्स। अब देखें ए बी अब किससे बिलोंग कर रहा है? के से, तो ज़ाहिर है फिर इसमें बी इनवर्स भी होगा। सेम वही बात है जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट भी के से बिलोंग करेगा। अगर ए बी और बी इनवर्स के से बिलोंग कर रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट भी के से बिलोंग करेगा। और इस बात की रीज़न क्या है? क्योंकि के सब ग्रुप है जी का, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, उसमें इनवर्स भी होल्ड करेगा। तो यहाँ पे ए किससे बिलोंग कर गया है? के से, जबकि हमने तो इधर कहा था कि ए जो है वो के से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है दोनों केस ही पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसके मुताबिक जो हमारी सपोजिशन थी कि ना तो एच के का सबसेट है ना के एच का सबसेट है, ये रॉन्ग है। तो जो पहली स्टेटमेंट थी कि या तो एच के का सबसेट है या के एच का सबसेट है, ये ट्रू है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट से हमें एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ये मिलता है कि किसी भी दो सब ग्रुप्स का यूनियन हमेशा सब ग्रुप नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि दो सब ग्रुप्स का यूनियन सब ग्रुप तब होगा जब या तो पहला सेट दूसरे का सबसेट हो या दूसरा पहले का सबसेट हो। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही ना तो फिर दो सब ग्रुप्स का यूनियन सब ग्रुप नहीं होगा, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट अब हम एग्जाम्पल नंबर 20 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। लेट सी एक्सक्लूडिंग जीरो बी द ग्रुप ऑफ ऑल नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कि जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है उसमें से अगर हम जीरो को एक्सक्लूड कर दें तो वो ग्रुप बना रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। और साथ वो कह रहा है कि प्रूव डैट द सेट, एक एच हमें एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए प्लस एओटा बी की शक्ल के, जो कि सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। एंड सच डैट, ये कंडीशन है हमारे पास कि रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर जो है ये 1 के इक्वल है, इज़ अ सब ग्रुप ऑफ सी एक्सक्लूडिंग ज़ीरो। हमने इस सेट को सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का सब ग्रुप प्रूव करना है, इस एज को। तो इसको भी हम उसी टेक्निक से प्रूव करेंगे जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में काम किया था। इससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम भी प्रूव किया था कि जिस सेट को आपने सब ग्रुप प्रूव करना है उसी में से दो एलिमेंट उठाने हैं। लेट्स सपोज अगर वो दो एलिमेंट्स ए और बी हैं, अगर मैं इस एज से उठाता हूँ
तो अगर ए बी इनवर्स भी इसी सेट से बिलोंग कर जाता है तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो एच है ये सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का सब ग्रुप है। तो इसी तकनीक पे हम इस पे काम करेंगे। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, 2 एलिमेंट मैं यहाँ से उठाऊँगा। लेट सपोज एक्स और वाई मैंने लिए हैं एच में से, और एच में तो इस तरह के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये होगा फिर जो एक्स है वो मैं ले लेता हूँ a1 प्लस अयोटा b1, और जो y है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ a2 प्लस अयोटा b2। और यहाँ पे कंडीशन ये है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो यही कंडीशन इन दोनों पे भी अप्लाई होगी, मतलब a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल होगा। और सिमिलरली ये जो दूसरा हमने एलिमेंट उठाया है y, इसमें a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर ये भी 1 के इक्वल होगा। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये एलिमेंट और इसका इन्वर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ये एलिमेंट भी इस एज से बिलोंग करता है। तो इस एलिमेंट को अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे एक्स वाई इनवर्स। एक्स किसके इक्वल हमने यहाँ पे कंसीडर किया है a1 प्लस अयोटा b1, और ये है y हमने कंसीडर किया है a2 प्लस अयोटा b2, और ऊपर पावर है -1। ये पावर नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर वैसे रहेगा, नीचे आ गया a2 प्लस अयोटा b2। अब हम इसको करेंगे रैशनलाइज। वो किस तरह से, दरमियान में साइन पॉजिटिव है ना, इसको नेगेटिव करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, a2 माइनस अयोटा b2। अब ऊपर तो इनकी होगी सिंपल मल्टीप्लिकेशन, पहले a1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा a1 a2 माइनस अयोटा a1 b2। अब अयोटा b1 इन दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा, जब इसको a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अयोटा a2 b1, और ये जब इस अयोटा b2 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा इंटू अयोटा ये बनेगा अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, और साथ मेरे पास आ गया है b1 b2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा a2 का स्क्वायर माइनस अयोटा b2 का स्क्वायर। अब जो न्यूमरेटर है ये वैसे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपकी है एक्स वाई इनवर्स। अब यहाँ पे देखें ये है a1 a2 और उसके बाद ये जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इस तरह को मैं पहले लिखने लगा हूँ, दिस इज़ -1, और ये साथ b1 b2 ये वैसे ही आ गया। अब इसके बाद अगर आप इन दोनों टर्म्स पे गौर करें तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, अयोटा को मैं कॉमन ले लेता हूँ, और इधर अंदर हमारे पास क्या रह गया है, a2 b1 माइनस, और ये है मेरे पास a1 b2। डिनोमिनेटर में भी अब हम यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये तो बन जाएगा a2 का स्क्वायर, और ये है अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो वो वाला जो माइनस है वो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और ये आ गया हमारे पास b2 का स्क्वायर। अब इसके बाद ये माइनस माइनस हो गया प्लस, दिस इज़ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस अयोटा इंटू a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाय, अब ये जो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर है ये हम शुरू पे उसे बता चुके हैं कि ये किसके इक्वल है, 1 के। तो इस सारे की जगह पे क्या आ गया, 1, और फिर बाकी हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आया, a1 a2 प्लस b1 b2 एंड प्लस अयोटा a2 b1 माइनस a1 b2। अब यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि ये हमारे पास वही फॉर्म आ गई है जिस तरह की एलिमेंट्स एच में पड़े हुए हैं, a प्लस अयोटा b। इस सारे को अगर मैं a डैश कह दूं और अयोटा, इस सारे को अगर मैं b डैश कह दूं, हम साथ उसे बता देंगे वेयर a डैश इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 एंड b डैश इक्वल्स टू a2 b1 माइनस a1 b2। ये फॉर्म वो वाली बन गई है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू 1 है।
फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एलिमेंट भी इस एज से बिलोंग कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों को कंसीडर करेंगे, रियल पार्ट का स्केयर विच इज़ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर a2 b1 माइनस a1 b2 होल का स्केयर। अब इन दोनों के स्केयर्स को हम ओपन करेंगे, a प्लस बी होल का स्केयर, ये आएगा a1 स्केयर a2 स्केयर प्लस b1 स्केयर b2 स्केयर प्लस 2 a1 a2 b1 b2। सिमिलरली इन दोनों का स्केयर भी अब हम ओपन करेंगे, a माइनस बी होल का स्केयर, ये होगा a2 स्केयर b1 स्केयर प्लस a1 स्केयर b2 स्केयर माइनस 2 a1 a2 b1 b2। अब आप यहाँ पे गौर करें, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गए और बाकी जो टर्म्स बच गई हैं उनको लिख लें, a1 स्केयर a2 स्केयर प्लस b1 स्केयर b2 स्केयर और बाकी ये दो टर्म्स a2 स्केयर b1 स्केयर प्लस a1 स्केयर b2 स्केयर। अब इसके बाद अगर आप गौर करें इस टर्म पे और इस टर्म पे, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है a2 स्केयर, इनको कॉमन ले लें अगर, तो इधर अंदर क्या रहेगा मेरे पास a1 स्केयर प्लस b1 स्केयर। सिमिलरली ये जो दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है b2 का स्केयर। b2 का स्केयर जब कॉमन ले लिया तो इधर क्या रह गया a1 स्केयर और इधर क्या रह गया b1 स्केयर। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है a1 स्केयर प्लस b1 स्केयर, इस टर्म में से और इस टर्म में से इनको कॉमन ले लें, a1 स्केयर प्लस b1 स्केयर ये कॉमन आया तो इधर क्या रह गया a2 स्केयर प्लस b2 स्केयर। अब देखें यहाँ पे हम शुरू में ऑलरेडी बता चुके हैं कि a1 स्केयर प्लस b1 स्केयर ये भी 1 के इक्वल है और a2 स्केयर प्लस b2 स्केयर ये भी 1 के इक्वल है, तो ये भी 1 ये भी 1 इक्वल टू 1। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। इसलिए अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट यहाँ पे हमारा आया था एक्स वाई इनवर्स, जिसको हमने a डैश प्लस आयोटा b डैश का नाम दिया था, ये भी एज से बिलोंग कर रहा है। तो सब ग्रुप की कंडीशन जो मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन की थी वो सेटिस्फाई हो गई है। इसलिए अब हम ये कह सकते हैं सो एज इज सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सक्लूडिंग 0। यहाँ पे आप इसे अगेन बता सकते हैं कि हमने चूंकि दो एलिमेंट उठाए थे एज में से, तो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स एज से बिलोंग कर गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एज है ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सब ग्रुप है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर 20 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में। सबसे पहले हम साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे, वो कुछ इस तरह से है, अ ग्रुप G इज सेड टू बी साइक्लिक इफ every element of G is a power of one and the same element A of G। किसी भी ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप तब कहेंगे जब उसका हर एलिमेंट उसके किसी एक एलिमेंट की पावर लेने से बन सके। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि उस ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप कहेंगे जिसके हर एलिमेंट को हम किसी एक एलिमेंट से जनरेट कर सकें, बना सकें, तो उसको फिर हम साइक्लिक ग्रुप का नाम देते हैं। इसीलिए फिर उस एलिमेंट को, जिस एलिमेंट से उस ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट्स बनने हैं या जनरेट होने हैं, उसको हम जनरेटर ऑफ दैट ग्रुप का नाम देते हैं। हेयर अगर मैंने यहाँ पे उस एलिमेंट को ए का नाम दिया है तो उसको फिर हम कहेंगे हेयर ए इज जनरेटर ऑफ जी। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर इसके बाद ये जो हमने जनरेटर लिया है इस ग्रुप जी का, अगर इसका ऑर्डर फाइनाइट है, किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर से मुराद क्या होती है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर किसी एलिमेंट की कुछ पावर लेने से आइडेंटिटी आ जाए तो फिर वो जो पावर है वो उस एलिमेंट का ऑर्डर होती है। अगर यहाँ पे ए का ऑर्डर कोई फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर होगा तो फिर हम ये कहेंगे कि दिस ग्रुप इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, अगर ए पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है और यहाँ पे जो एन है इज लीस्ट पॉजिटिव
इंटीजर। अगर इसका ऑर्डर फाइनाइट है तो फिर हम इसको फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का नाम देते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या है? G इज इक्वल टू A सच दैट A पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी। और इसको पढ़ना किस तरह से है? दिस इज G इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n जनरेटेड बाय A। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, दिस इज एक्चुअली रीड एज G इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि A की पावर n लेने से डंटी आ रहा है और A इसका क्या है? जनरेटर। हमने यहाँ पे A को जनरेटर का नाम दिया था ना। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक बात प्रूव की थी कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, दीज आर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये बात हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्या ये साइक्लिक ग्रुप है? ग्रुप तो पहले है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये साइक्लिक ग्रुप भी है। अब साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन तो हमें ये कह रही है कि ऐसा ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा जिसके किसी एक एलिमेंट से उसके बाकी तमाम एलिमेंट्स जनरेट हो सकें। अब यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं ओमेगा को पकड़ लूँ, ओमेगा की पावर अगर मैं लूँ यहाँ पे 3, तो आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के। तो मैंने एक्चुअली ओमेगा लिया था, इस ग्रुप का एलिमेंट मैंने उठाया था ओमेगा, उसकी पावर 3 ली तो वो 1 की इक्वल आ गया। मतलब इसका पहला एलिमेंट इससे जनरेट हो गया है ओमेगा से। हम यहाँ पे ओमेगा की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर मैं ओमेगा की पावर ले लूँ 4, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? ओमेगा। मतलब इसका दूसरा एलिमेंट जनरेट हो गया। उसके बाद अगर मैं ओमेगा की पावर ले लूँ 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है? 1 के, और साथ आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आया? ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसका तीसरा एलिमेंट जनरेट हो गया। इसका मतलब ये है कि जो ओमेगा हमने एक एलिमेंट उठाया था ग्रुप G का, उससे इसके तीनों एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं। इट मीन्स ओमेगा इज जनरेटर ऑफ G, सो ओमेगा इज जनरेटर ऑफ G एंड G इज साइक्लिक ग्रुप। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसका हमें जनरेटर भी मिल गया है विच इज़ ओमेगा। तो इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं कि दिस ग्रुप इज़ साइक्लिक ग्रुप। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आपको साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम थ्योरम नंबर 2.19 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज़ साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। थ्योरम की स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, उसका अगर हम कोई सब ग्रुप लेते हैं ना, तो वो भी साइक्लिक होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप जो भी हमने पढ़ी है, यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, लेट G बी आ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। G मैंने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया है और इसका जनरेटर क्या है? A। तो फिर इस G का हर एलिमेंट इसी की कुछ पावर लेने से जनरेट होगा ना। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे देन एवरी एलिमेंट ऑफ G इज सम पावर ऑफ A। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद मैं कहता हूं जी लेट H बी आ सब ग्रुप ऑफ
जी। अब यहाँ पे मैंने H एक सब ग्रुप ले लिया है G का। थ्योरम के मुताबिक एक्चुअली हमने प्रूव ये करना है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ जी लेट K बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a power k belongs to H. We have to show that H is cyclic. K मैंने यहाँ पे कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो a पावर k H से बिलोंग करेगा, क्योंकि A तो हमने क्या कहा यहाँ पे जनरेटर, और हमने ये प्रूव करना है कि H जो है वो साइक्लिक है। सो फॉर दिस पर्पस वी हैव टू शो दैट every element of H is some power of a पावर k। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने H को साइक्लिक प्रूव करना है तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि H का हर एलिमेंट A की पावर k की कुछ पावर होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे A को जनरेटर ऑफ द ग्रुप कहा है। तो फिर इस पर्पस के लिए हम इसके बरअक्स सपोज करेंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी लेट A पावर m बिलोंग्स टू H, सपोज ऑन कंट्रेरी, सपोज ऑन कंट्रेरी। बेसिकली हम करने ये लगे हैं, इस स्टेटमेंट में हमने ये कहा है कि अगर H एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसका हर एलिमेंट A पावर k की शक्ल का होगा, लेकिन मैं कहता हूँ जी इसको A पावर m की शक्ल में भी लिख सकते हैं। मतलब हम इसे उलट सपोज करने लगे हैं, कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पे मैंने एक A पावर m ले लिया है, अब हम इसको बाय डिवीजन एल्गोरिदम आगे सॉल्व करेंगे। बाय डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम किस तरह से, ये जो m मैंने पावर ली है A की, इसको अगर आप डिवाइड करें k पे, तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ Q, और यहाँ पे नीचे मेरे पास आएगा लेट्स सपोज रिमाइंडर आ गया है R। तो इसको फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू k इंटू क्यू प्लस R। और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये होती है कि ये जो रिमाइंडर है ये लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन k होगा। ये डिवीजन एल्गोरिदम एक्चुअली इस तरह से है, इसको आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एलिमेंट लेता हूँ 7, अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करूँ, 2 3 आर 6, तो बाकी क्या आएगा 1। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लिख दें तो अब ये जो 7 है दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1। तो इसी सीक्वेंस के मुताबिक मैंने m को इक्वल लिखा है k इंटू क्यू प्लस r के। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये जो हमने यहाँ पे एलिमेंट उठाया था a पावर m, यहाँ पे m की वैल्यू पुट करें, ये क्या है k क्यू प्लस r। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k क्यू अलहदा पावर कर दें और r अलहदा कर दें, ये है a पावर m। अब ये जो a पावर k क्यू है, इस एलिमेंट को जब हम उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी ना, माइनस के क्यू इक्वल्स टू a पावर r। तो इसको हम इस तरह लिख देते हैं a पावर r इक्वल्स टू a पावर m और a पावर माइनस k इंटू क्यू। अब उसके बाद a पावर m, अब ये जो a पावर माइनस k क्यू है इसको मैं लिखता हूँ a पावर k और माइनस क्यू को मैं बाहर ले जाता हूँ। अब देखें शुरू में चूंकि हमने ये कहा था कि H का हर एलिमेंट किस शक्ल का होगा, a पावर k का। तो देखें यहाँ पे a पावर k ही है ना, ऊपर पावर जो मर्जी ले लें लेकिन बिलोंग तो ये H से ही करेगा ना। इट मीन्स ये सारा एलिमेंट फिर किससे बिलोंग कर गया, H से। तो यहाँ पे देखें a पावर r किससे बिलोंग कर गया है, H से।
विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। अब ये कंट्राडिक्शन किस तरह से है, देखें हमने यहाँ पे कहा है कि ये जो k है ना, ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कि a पावर k लेने से वो एज से बिलोंग करता है। मतलब ये जो k है ये सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे तो a पावर r भी एज से बिलोंग कर गया है, जबकि r तो k से छोटा है। हमने इस स्टेटमेंट में कहा था कि k सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जो एज से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये बन गई है कि a पावर r भी एज से बिलोंग कर रहा है, जबकि r तो k से लेस है। इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, r को 0 पुट करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर ये हमारा एलिमेंट क्या बनेगा, a पावर m इक्वल्स टू a पावर k क्यू प्लस 0। इस r को मैंने 0 पुट कर दिया, बाकी रह गया है a पावर k क्यू, और a पावर k क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, a पावर k क्यू को बाहर ले जाएं। तो देखें ये वही एलिमेंट बन गया है a पावर k, और इस तरह के एलिमेंट्स ही हमारे पास h में पड़े हुए हैं। तो फिर इसलिए हम फिर लास्ट में बता देंगे सो h इज साइक्लिक ग्रुप। थ्योरम की स्टेटमेंट मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। थ्योरम की स्टेटमेंट हमें ये कह रही थी कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हमने ये प्रूव करना था कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, अगर आप उसका कोई सब ग्रुप लेते हैं तो वो भी साइक्लिक होगा। तो इस पर्पज़ के लिए मैंने सबसे पहले साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन लिखी कि जी मैंने एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया जिसका जनरेटर ए है। अगर ए इसका जनरेटर है तो फिर जी का हर एलिमेंट ए की कुछ पावर होगा। एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज सम पावर ऑफ ए, और यहाँ पे मैंने लेट कर लिया एच बी आ सब ग्रुप ऑफ जी, जी का एक सब ग्रुप मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने ये कहा है कि के एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच डैट ए पावर के बिलोंग्स टू एच, वी हैव टू शो डैट एच इज साइक्लिक। अब हमने ये प्रूव करना है कि एच साइक्लिक है। अगर एच साइक्लिक प्रूव करना है तो इस पर्पज़ के लिए हमने क्या प्रूव करना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज सम पावर ऑफ ए पावर के, कि हर एच का एलिमेंट जो है वो इस शक्ल का होगा, ए पावर के की कुछ पावर। लेकिन यहाँ पे हम इसको इसके बरअक्स सपोज करके प्रूव करेंगे। सपोज ऑन कंट्रेरी मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट लिया है a पावर m, और बाय डिवीजन एल्गोरिदम मैंने m को डिवाइड किया है k पे, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी है। और यहाँ पे r जो है ये हमेशा k से लेस और लेस देन इक्वल टू 0 होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे m की वैल्यू पुट की a की पावर में, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सिचुएशन बनी है a पावर r बिलोंग्स टू एच, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे शुरू में कहा था कि जी k जो है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है और a पावर k एज से बिलोंग कर रहा है, इस तरह के एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पे a पावर r भी a से बिलोंग कर गया है, जबकि ये जो r है ये तो k से लेस है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, इसलिए फिर हमने r को 0 पुट कर दिया। तो इससे फिर ये बात साबित हो गई है कि हमने जो एच सब ग्रुप लिया था g का, ये साइक्लिक ग्रुप ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है उसका हर सब ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।